सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ सुधा लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2014 वॉज एज फॉलोज। इसमें बैलेंस शीट दी हुई सुधा लिमिटेड की दी हुई है, एक और बैलेंस शीट सुषमा लिमिटेड की दी हुई है। एडजस्टमेंट लिखी हुई है ऑन 1 अप्रैल 2014 सुषमा लिमिटेड मर्ज इनटू सुधा लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सुधा लिमिटेड टेक ओवर ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ सुषमा लिमिटेड एट देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पर ही जो है इनका पूरा बिजनेस लिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। देखो सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू ली गई हैं, तो बुक वैल्यू के अनुसार हम इनकी निकालेंगे। तो हमारे पास इसमें दिया हुआ है टोटल एसेट एज पर बैलेंस शीट। अब एज पर बैलेंस शीट जो हमारे पास दिया हुआ है ये हमारे पास टोटल दे रखी है 5,25,000 रुपये की। 5,25,000 रुपये की टोटल एसेट दी हुई है। अब टोटल एसेट के बाद इसमें दिया गया सबसे इसमें लेस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज। अब आउटसाइड लायबिलिटीज में हमारे पास दिया हुआ 10% डिवेंचर है, 10% डिवेंचर और ट्रेड पेबल। अमाउंट दिया हुआ है 50,000 एंड 27,500। 50,000 27,500 टोटल इसमें से लेस कर देंगे 77,500। लेस करने के बाद बचेगा 4,47,500। ये निकल कर आ गई परचेज कंसीडरेशन। अब इसके बाद इसमें लिखा हुआ है जो सेकंड एडजस्टमेंट जो इसमें लिखी हुई है द कंसीडरेशन फॉर द बिजनेस वाज फिक्स्ड बाय नेट एसेट मेथड एंड कंसीडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज बाय सुधा लिमिटेड। अब परचेज कंसीडरेशन जो डिस्चार्ज की गई सुधा लिमिटेड की है, देखो इसमें दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ इट्स 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट पार एंड बैलेंस 47,500 कैश। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसीडरेशन। तो डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसीडरेशन किसमें हुआ है? सबसे पहली चीज इसमें इक्विटी शेयर में दिया गया है। इक्विटी शेयर कितने दिए गए हैं? 40,000 शेयर एट द ₹10 ईच। तो 4 लाख रुपए पेमेंट किया गया है शेयर्स में। इसके अलावा बाकी जो थोड़ा बचा अमाउंट है वो कैश में पे किया गया है। तो कैश पेड कितना है? 47,500। टोटल बचेंगे 4,47,500। ये टोटल हमारा जो आ गया परचेज कंसीडरेशन आ गई। देखो इसके बाद इसमें दिया हुआ है थर्ड एडजस्टमेंट दी है 10% डिवेंचर ऑफ सुषमा लिमिटेड वुड बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 12% डिवेंचर ऑफ सुधा लिमिटेड। यानी सुषमा लिमिटेड के डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया गया है सुधा लिमिटेड में। और तो 10% वाले डिवेंचर थे, अब ये 12% के नाम से जाने जाएंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुधा लिमिटेड एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट आफ्टर द मर्जर। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप सुधा लिमिटेड के यहाँ जनरल एंट्री केवल कीजिए, ठीक है, लेकिन हम फिर भी तुम लोगों को जो है सुषमा के यहाँ भी बता देते हैं कैसे करनी है और सुधा के यहाँ भी बता देते हैं कैसे करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुषमा लिमिटेड। सबसे पहले आ जाएगा जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुषमा लिमिटेड। तो अब देखो इसमें तो सबसे पहले सुषमा लिमिटेड के यहाँ जब एंट्री करेंगे तो सुषमा लिमिटेड जो क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। एक प्रकार से उनका जो है कंपनी उनकी खत्म हो जा रही है। तो जब कंपनी खत्म हो जा रही है तो सुषमा लिमिटेड की एंट्री सबसे पहले करेंगे उनकी एसेट को रियलाइज करने के लिए। तो जब एसेट को रियलाइज करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट अकाउंट। यानी जितनी भी एसेट सुषमा के पास है सभी को यहाँ लिखेंगे। तो कौन कौन सी एसेट है?
इसमें दिया हुआ है टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। इसके बाद फिर इसमें दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। फिर उसके बाद इसमें दिया हुआ है फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। इसके बाद इन्वेंट्रीज, टू इन्वेंट्रीज अकाउंट, टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, रिसीवेबल्स अकाउंट, टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट। ये एंट्री हो जाएगी। अब इसमें अमाउंट फिल कर देंगे। अमाउंट कितना दिया है, 1,50,000 रुपये लैंड एंड बिल्डिंग का दिया है, 1 लाख रुपये मशीनरी का दिया हुआ है, 50,000 रुपये ये दिया हुआ है फर्नीचर का। इसके बाद प्रत्येक आइटम का 75,000 दिया हुआ है, यानी 75,000 इन्वेंट्री, 75,000 रिसीवेबल और 75,000 कैश। टोटल अमाउंट दिया हुआ है 5,25,000। ये अमाउंट हो गया। एंट्री की इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग वेरियस एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। तो सभी एसेट जो इनकी थी वो रियलाइजेशन के लिए ट्रांसफर कर दी गई। अब इसके बाद क्या बनाएंगे इसमें, अब इसमें बनेगा आएगा जितनी भी हमारी लायबिलिटी है आउटसाइड उसकी एंट्री हो जाएगी। तो आउटसाइड लायबिलिटी की एंट्री क्या करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी की एंट्री हो जाएगी जो वेरियस लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमारी जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज हमने ली है उनको भी लिखेंगे। तो हमारे पास आउटसाइड लायबिलिटी कौन कौन सी है, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट और ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग वेरियस लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ये एंट्री हो गई। तो ये तो दो एंट्री हमेशा होंगी, ठीक है, क्योंकि जितनी भी एसेट है इनके पास तो ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन के लिए, जितनी लायबिलिटी है उनको भी पेमेंट के लिए ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये दोनों एंट्री तो हमेशा होती रहेंगी। और इसके अमाउंट हो जाएंगे 50,000 और 27,500। टोटल अमाउंट हो गया 77,500। ये अमाउंट हो गया इसका। देखो अब इसके बाद क्या आ जाएगा, अब सबसे पहले हम करेंगे परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल करेंगे, यानी हम मांगेंगे जो हमारी एसेट और लायबिलिटी जो हमारी सुधा लिमिटेड में मर्ज हो रही है तो हम उसके बदले में उनसे कहेंगे परचेज कंसिडरेशन हमें दीजिए, यानी हमें मांगना भी मिला नहीं है, ठीक है, मिलने वाले हैं। तो मिलने वाले क्या हैं, तो किससे मिलने वाले हैं उसका नाम लिखें क्योंकि डेटर हमको बनाना होगा। तो किससे मिलने वाले हैं, सुधा लिमिटेड। तो सुधा लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेज कंसीडरेशन रिसीवेबल। ये हो गया परचेज कंसीडरेशन रिसीवेबल। कितना परचेज कंसीडरेशन था, 4,47,500। 4,47,500। तो ये तो हो गया तुम्हारा परचेज कंसीडरेशन रिसीवेबल की। आप क्या कहें, जब मांगा है पैसा तो इनसे मिल भी जाएगा, तो आप रिसीव करेंगे। तो किससे रिसीव जो कर रहे हैं, तो किस वे में पैसा हमको मिल रहा है, हमको मिल रहा है सुधा लिमिटेड के शेयर मिल रहे हैं और साथ में कैश मिल रहा है, ठीक, दो चीज़ें मिल रही हैं। अभी जैसे डिस्चार्ज ऑफ पेमेंट में हमने बताया था, तो क्या क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर इन सुधा लिमिटेड,
सुधा लिमिटेड डेबिट, और साथ में कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू किससे मिला? सुधा लिमिटेड से। किससे मिला? सुधा लिमिटेड से मिला है। अब सुधा लिमिटेड से जो कितना रुपया मिला है, टोटल तो मिला है 4,47,000, टोटल मिला है 4,47,500, लेकिन इसमें से 4 लाख रुपए जो मिले हैं वो शेयर्स से मिले हैं, और 47,500 जो मिला है वो कैश में मिला है। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग परचेज कंसिडरेशन, अभी यहाँ पर हमने रिसीवर किया था क्योंकि मांगा था, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड, तो परचेज कंसिडरेशन मिल गई। अब हमने पहले क्या किया? पहले हमने परचेज कंसिडरेशन मांगा है, तो उसके बाद हमको रिसीव हो गया। आप क्या करेंगे? जो हमारे शेयर होल्डर, हमारे मतलब यहाँ पर सुषमा लिमिटेड, तो सुषमा लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं, अब वो क्या करेंगे? उन शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देंगे किसमें? सुधा लिमिटेड में। तो हम ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। अब इनको कैसे कैसे ट्रांसफर करेंगे? जैसे जैसे हमको पैसा यहाँ पर मिला है उसी हिसाब से इनको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर इन सुधा लिमिटेड टू इक्विटी शेयर इन सुधा लिमिटेड टू कैश अकाउंट। जैसे जैसे हमें जो परचेज कंसिडरेशन का पैसा रिसीव होगा, जिस पेमेंट से शेयर में मिल रहा है शेयर में लिखेंगे, कैश में मिल रहा है कैश में लिखेंगे। एनीवे हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम मिल रहा होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखते हैं यहाँ पर, यानी सब कुछ अलग अलग वैसे ही शो करेंगे जैसे जैसे हमको मिलेगा। तो 4 लाख रुपए शेयर से ट्रांसफर किए गए, 47,000 नकद मिले थे उनको ट्रांसफर कर दिया, टोटल हमने 4,47,500 ट्रांसफर कर दिए। नरेशन, अब यहाँ पर नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये इसका नरेशन बन जाएगा। और परचेज कंसिडरेशन को इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसके बाद में सबसे पहले इसके अंदर क्या दिया हुआ है देखो। अब इसके अंदर जो भी हमारे पास लॉस और प्रॉफिट तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था नेट एसेट वैल्यू मेथड लगाना है। नेट एसेट वैल्यू मेथड के अंतर्गत ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है, क्योंकि वो तो बुक वैल्यू पर ही उसको ले लिया जाता है। तो जो भी उसकी बुक वैल्यू थी उसी पर ले लिया गया, तो ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। लेकिन हमारे पास कुछ अभी लाइबिलिटीज बची हुई जिनका अभी तक हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है, बची हुई है। जैसे शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, स्टेटरी रिजर्व है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड लॉस दिया हुआ है, तो इसका हमने अभी तक ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो इसको हम अभी यहाँ पर करेंगे। तो जितनी भी हमारे पास लाइबिलिटीज दी हैं उनको हम डेबिट कर देंगे, जितनी बैलेंस लाइबिलिटी बची है। तो हमारे पास क्या क्या बचा है? इक्विटी शेयर कैपिटल, सुषमा के बाद जो जो बचा है उनका लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। वो इसलिए क्योंकि ये फर्म एक प्रकार से वाइंड अप हो गई है, आपसी सहमत से ये फर्म एक प्रकार से वाइंड अप हो गई। तो वाइंड अप होने पर जो भी इनके शेयर होल्डर्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं, तो हमें उसका पूरा रियलाइज करना होगा। तो वैसे तो लाइबिलिटीज़ में जो ये आता है तो क्रेडिट होते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी जितनी होती है वो ओनर्स लाइबिलिटी को इक्विटी कहलाती है। लेकिन जब हम उस फर्म को वाइंड अप करेंगे तो हम उसको डेबिट करेंगे, क्यों? कि हमें इन लोगों का पैसा देना था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर इसके बाद दिया हुआ है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसके बाद दिया स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट और पीएल अकाउंट डेबिट। इसके बाद दिया हुआ है स्टेटरी रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटरी रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब इतना सारा दिया हुआ है, इनको हम ट्रांसफर कर देंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, अमाउंट 3 लाख शेयर कैपिटल,
1,00,000 जनरल रिजर्व, स्टेटरी रिजर्व 12,500 और इसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस 35,000। प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो गया? 35,000। टोटल हो गया 4,47,500। नरेशन हो जाएगा बीइंग वेरियस बैलेंस लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये हो गया। अब इसके बाद देखो, अब सुधा ने सुषमा के बिजनेस को मर्ज किया था, तो अब सुधा की एंट्री करेंगे। लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुधा लिमिटेड। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुधा लिमिटेड। तो सुधा लिमिटेड के यहाँ जब करेंगे, सुधा लिमिटेड अपनी एंट्री क्या करेगी? सबसे पहले करेगी कि हमको परचेज कंसिडरेशन पे करना है। अभी पे नहीं किया उसने पे करना है। किसको पे करना है? जिस कंपनी को उसने अपने साथ मर्ज किया हुआ है। कौन सी कंपनी? सुषमा लिमिटेड। यानी हमें परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किसको करना है? सुषमा लिमिटेड को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर कंपनी ऑफ सुधा लिमिटेड। सुषमा लिमिटेड। तो ये एंट्री हो जाएगी। अब अमाउंट कितना है? 4,47,500। 4,47,500। नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेबल। तो ये हो जाएगी परचेज कंसिडरेशन पेबल। अब परचेज कंसिडरेशन पेबल करना है, किस बात के लिए पे करना है? अभी पे नहीं किया, पेबल करना है। ठीक है, पेबल किया यानी ड्यू है अभी पैसा। यहाँ पर ये भी लिखते हैं परचेज कंसिडरेशन ड्यू। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर हमारे पास अग्रीमेंट, क्योंकि तुमने किस बात का परचेज कंसिडरेशन इनको देना है। तो हमारा नेचर कौन सा है? मर्जर का है। तो मर्जर के नेचर के अनुसार एंट्री क्या होगी? सबसे पहले सभी एसेट को डेबिट कर देंगे। तो जो एसेट हमने परचेज किए हैं, तो कौन सी ली है? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इन्वेंटरीज अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट डेबिट। अब इसके बाद में देखो इधर, अब थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर छोड़ देंगे। हो सकता है कि डेबिट बैलेंस निकल आए, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। अब जो भी हमारे पास रिजर्व वगैरह दिए हैं, तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? 2 जनरल रिजर्व अकाउंट, 2 स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, 2 स्टेटरी रिजर्व अकाउंट, 2 अब हमने जो लिया हुआ है इसमें 10% डिवेंचर अकाउंट, 2 ट्रेड पेबल्स अकाउंट। ये हो गया। अब इसके बाद में 2 बिजनेस मर्जर अकाउंट। ये हो गया। अब अमाउंट इसके फिल करेंगे। तो सबसे पहले 3 लाख रुपए के हमारे पास दिया हुआ है। 3 लाख रुपए में लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। 1 लाख रुपए का हमारे पास दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 1,50,000 रुपए की है। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपए का है। फर्नीचर है 50,000 रुपए का। बाकी हमारे पास इन्वेंट्री दी है 75,000, ट्रेड रिसीवेबल दी है 75,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दी हुई 75,000।
इसके बाद हमारे पास जनरल रिजर्व दिए हुए हैं 1,00,000 रुपए के, और 12,500 रुपए के दिया हुआ है हमारे पास स्टेट रिजर्व। 35,000 रुपए का पीएल है, 12,500 का स्टेट रिजर्व है। इसके बाद ट्रेड पेबल डिवेंचर हमारे पास दिए हुए हैं, डिवेंचर है 50,000 रुपए के, 50,000 के डिवेंचर हो गए, 27,500 का ट्रेड पेबल हो गया, 4,47,500 रुपए का बिजनेस मर्जर अकाउंट है। अब क्या करेंगे, जो क्रेडिट साइड का टोटल है उसका टोटल करने के बाद डेबिट साइड के टोटल को घटा देंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ये क्या निकल कर आएगी, बैलेंसिंग फिगर। तो अब इसमें से क्या करेंगे, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड में घटा देंगे तो डिफरेंस निकल कर आएगा 1,47,500। कितना निकल कर आएगा, 1,47,500। नरेशन इसका बन जाएगा बीइंग वेरियस एसेट एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, यहाँ टुक ओवर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर टेकन ओवर, ये इसका नरेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो सारी एसेट और लायबिलिटी ली गई है इनका पेमेंट करना है, तो पेमेंट किसको करेंगे, देखो इधर लिक्विडेटर कंपनी ऑफ सुषमा लिमिटेड, ये रुपए हो गए 4,47,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, इस प्रकार लिखेंगे। तो कैसे पेमेंट किया है, 4,00,000 रुपए दिए इक्विटी शेयर कैपिटल से, और कैश पेमेंट दिया 47,500 रुपए का। नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेज कंसीडरेशन पेड, या मेड भी लिख सकते हैं, पेबल था। अब यहाँ पर इसका परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट जो है वो पे कर दिया गया। अमाउंट पे करने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो थर्ड एडजस्टमेंट बुक में लिखी हुई है कि 10% डिवेंचर ऑफ सुषमा लिमिटेड कन्वर्टेड इनटू 12% डिवेंचर ऑफ सुधा लिमिटेड, तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, 10% डिवेंचर ऑफ सुषमा लिमिटेड डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, ये हो जाएगा। नरेशन होगा इसका 10% डिवेंचर ऑफ सुषमा लिमिटेड कन्वर्टेड इनटू 12% डिवेंचर ऑफ सुधा लिमिटेड, ये नरेशन हो जाएगा। अमाउंट उतना ही रहेगा जितने के थे, कितने रुपए थे, 50,000 रुपए के। बैलेंस शीट ऑफ, अब किसकी बैलेंस शीट बनेगी यहाँ पर, सुधा लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ सुधा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020 यहाँ पर हो जाएगा, पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम होगा नोट, और तीसरा कॉलम होगा अमाउंट। ये हो गए तीनों कॉलम। सबसे पहले इसमें पहली हेडिंग पड़ती है इसके अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये पहली हेडिंग हो जाती है। दूसरी इसके अंदर पड़ेगी, पहली आएगी इसके अंदर, पहली के अंदर पहली ये हो जाएगी शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में भी पहली आएगी, कौन सी होगी, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है, देखो इधर, तो शेयर कैपिटल जितनी सुधा के पास दे रखी है वो तो आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहला पॉइंट शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल यहाँ पर कितनी दे रखी है, देखो सबसे पहले सुधा लिमिटेड के पास दे रखी है,
सुधा लिमिटेड के पास शेयर कैपिटल कितनी है? 8 लाख रुपए की। सुधा लिमिटेड के पास शेयर कैपिटल कितनी है? 8 लाख। ये होगी सुधा लिमिटेड की। अब इसके बाद तुमने अभी एक नया बिजनेस खरीदा है, उसमें 4 लाख रुपए के शेयर तुमने इशू किए हैं, उसको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे परचेज कंसिडरेशन कितनी थी? 40,000 शेयर एट द ₹10 ईच। तो ये तुमने 4 लाख रुपए की शेयर कैपिटल अभी इशू किए हैं परचेज कंसिडरेशन के लिए, टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 लाख। तो जो 12 लाख रुपए आए हैं इनको हम यहाँ पर नोट कॉलम में 1 नंबर डालेंगे, अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 12 लाख। ये हो गया तुम्हारा शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा दूसरा आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आएगा? तो चाहो तो वर्किंग नोट यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो सीधे सीधे अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो जो हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें लिखा था जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए के, स्टेट रिजर्व 12,500, स्टेटमेंट ऑफ पीएल हमारे पास दिया हुआ 35,000। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे और जो हमारा 1,47,000 डेबिट आया था उसको हटा देंगे, तो यहाँ तो नील हो जाएगा। तो केवल सुधा लिमिटेड के जो हमारे पास दिए हुए हैं रिजर्व एंड सरप्लस में केवल वही आइटम लिखेंगे। तो दूसरा नोट हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस सुधा लिमिटेड के पास जो दिए हुए सिर्फ उन्हीं को लिखेंगे। सुधा लिमिटेड के पास जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व। सुधा लिमिटेड के पास जनरल रिजर्व दिया हुआ है 4,61,000। इसके बाद इसमें दिया हुआ है स्टेटरी रिजर्व। स्टेटरी रिजर्व और स्टेटरी रिजर्व दिया हुआ है वो सुधा के पास है 39,000 का। इसके बाद दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल और स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया हुआ है 56,300। 56,300 उसका तो जो सुषमा के पास निकला था वो तो नील हो गया, क्योंकि जितना डेबिट में उतना ही क्रेडिट में तो नील हो गया। लेकिन सुधा का हम यहाँ पर पूरा हमारे पास बचा हुआ है, इसका टोटल करके वहाँ पर ले देंगे। तो 5,56,300 ये आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर, यहाँ पर नोट नंबर 2 पर जाएगा 5,56,300 ये आ जाएगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में। इसके बाद आ जाएगा बी पार्ट। इसका बी पार्ट है नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में हमारे पास दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बारोइंग। लॉन्ग टर्म बारोइंग। लॉन्ग टर्म बारोइंग में क्या दिया हुआ है? 12% डिवेंचर। 12% डिवेंचर अभी जो कन्वर्ट किए गए हैं 10% वाले 12% में केवल डिवेंचर दिए। सुधा के पास पहले से कोई डिवेंचर थे नहीं, तो जो सुषमा के कन्वर्ट किए गए हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 50,000 रुपये। इसके बाद आ जाएगा सी पार्ट इसका, यानी करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटीज इसके अंदर क्या दिया हुआ है? हमारे पास ट्रेड पेबल दिए हैं और ट्रेड पेबल जो होंगे वो दोनों कंपनियों के जोड़कर लिखेंगे। तो एक कंपनी के पास है 143,700 और दूसरे के पास दिए हुए 27,500। तो दोनों का टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 171,200। इसका ग्रैंड टोटल जो आएगा वो कहलाएगा टोटल ऑफ लायबिलिटीज। टोटल ऑफ लायबिलिटीज ये हो गया। अब इसका टोटल कर लेंगे तो 171,200 प्लस 50,000 प्लस करेंगे 5,56,200 और 300 प्लस करेंगे इसमें 12 लाख हमारे पास दे रखी है कैपिटल। तो टोटल आ जाएगा 19,77,500। 19,77,500 ये हमारा क्या गया? लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया। अब इसके बाद जो आएगा तो एसेट साइड बनाएंगे। एसेट में हमारे पास पहला पॉइंट आएगा नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट। अब नॉन करेंट एसेट के अंदर पहला पॉइंट हम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में भी पहला पॉइंट लिखेंगे टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट। अब टेंजिबल एसेट में क्या करेंगे?
दोनों कंपनियों की जो हमारी एसेट दे रखी हैं उन दोनों एसेट को जोड़कर लिखेंगे, दोनों कंपनियों की एसेट को जोड़कर। तो देखो सुधा लिमिटेड के पास जो हमारे पास एसेट दे रखी हैं 3 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग है, 2 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी है और 1 लाख रुपए का फर्नीचर है। वहीं सुषमा से जो हमने खरीदा है तो 1.5 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपए की है, फर्नीचर 50,000 रुपये का है। तो इन सबको आपस में जोड़ देंगे, टोटल हो गए 9 लाख रुपए। तो टेंजिबल एसेट में पूरा आ जाएगा 9 लाख। ये 9 लाख किस बात के हैं? सभी एसेट को इसमें टोटल करके लिखा गया है। किसका? सुषमा का और सुधा का, दोनों का टोटल करके लिखा है 9 लाख रुपए। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इंटेंजिबल एसेट, और इंटेंजिबल एसेट हमारे पास इसमें कुछ दी नहीं है, इंटेंजिबल एसेट कुछ दी नहीं है। इसके बाद बी पार्ट आ जाएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास नहीं है। तो इसके बाद बी यानी कैपिटल लेटर में बी लिखेंगे तो दूसरी हेडिंग कौन सी आ जाएगी? करेंट एसेट। अब करेंट एसेट हमारे पास जो दी हुई है, देखो सबसे पहले इन्वेंट्री दी हुई है, इन्वेंट्री लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दी हुई है, तीसरी पॉइंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये देखो यहाँ पर इन्वेंट्री हमारे पास जो दी है दोनों कंपनियों की जोड़ कर लिखेंगे तो ये आ जाएंगे 2,25,000 रुपये, और ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं वो भी 2,25,000 रुपये हो जाएंगे, 2,25,000 रुपये। इसके बाद हमारे पास जो कैश दे रखी है 6 लाख रुपए की, तो यहाँ पर हम इसका तीसरा वर्किंग नोट करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका जब हम करेंगे वर्किंग नोट, सबसे पहले यहाँ पर कैश दिए तो कैश ऑफ सुधा लिमिटेड, सुधा लिमिटेड के पास कैश दे रखी है 6 लाख, ये दिया हुआ है। फिर कैश ऑफ सुषमा लिमिटेड, सुषमा लिमिटेड के हमारे पास दिए हुए 75,000, टोटल करने पर आ जाएगा 6,75,000, जिसमें से हम माइनस करेंगे जितना परचेज कंसिडरेशन पे किया है, परचेज कंसिडरेशन पेड इन कैश। अब कैश में कितना दिया है? 47,500, इसको घटाने के बाद क्या आ जाएगा? 0,05,726। ठीक, तो 6,27,500 जो आया है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और वर्किंग नोट नंबर 3 बन जाएगा 6,27,500। इसका टोटल कर देंगे, बैलेंस शीट का टोटल अगर इक्वल है तो इसका मतलब तुम्हारी बैलेंस शीट तुमने मैथ सही करी है। तो 6 2 8 2 10 9 19,27,500 ये जो लिखा जाएगा इसको लिखेंगे टोटल ऑफ एसेट, ये हो गया।